एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सेकंड 50% चैप्टर 7 लेक्चर नंबर 84 है और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स का। प्रीवियस लेसन में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जो कि हमने इस पूरी बुक में बार बार इसका जिक्र पढ़ा था, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हमने स्ट्रक्चर भी देखी और ये भी देखा कि ये कैसे एनर्जी करेंसी है, क्यों एनर्जी करेंसी कहलाता है, क्योंकि ये एक इस फॉर्म में एनर्जी रखता है कि जब सेल को ज़रूरत होती है उस वक्त एटीपी प्रोवाइड एनर्जी, और जब सेल के पास एनर्जी एक्स्ट्रा अमाउंट में पड़ी होती है उसको एटीपी अपने पास स्टोर कर लेता है। जैसे एक बैंक हमारे लिए सर्विसेज परफॉर्म करता है, इसी तरह से ये एक ऐसी करेंसी है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड भी करता है, और जब सेल के पास ढेर सारी एनर्जी होती है उस वक्त ये प्रोवाइड भी कर देता है। जी, हमने कहा था कि एटीपी की स्ट्रक्चर में 3 सब यूनिट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन एडेनिन है। एडेनिन जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, डबल रिंग्ड होती है, 2 रिंग से मिलकर बनी है। सेकेंड वन राइबोस है। राइबोस क्या है? 5 कार्बन शुगर है। और थर्ड वन क्या है? 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स हैं जो कि एक लीनियर चेन की सूरत में पाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा चुका है, कितने फॉस्फेट ग्रुप एक एटीपी में पाए जाते हैं? 3 फॉस्फेट ग्रुप। और इनके दरमियान में कितने टिल्ड बॉन्ड पाए जाते हैं? 2 टिल्ड बॉन्ड पाए जाते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप में। और यही वो बॉन्ड है टिल्ड बॉन्ड, दैट इज़ द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच स्टोर एनर्जी। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल या फिर 7300 कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। जब एक फॉस्फेट रिमूव होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की सूरत में और एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के पास भी एक टिल्ड बॉन्ड होता है, वो टूटता है, अगेन 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है और उसके साथ में एएमपी बन जाता है। एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। उसके बाद बेटे उसके साथ भी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी के प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज़ होते हैं। वो कहते हैं कि जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एटीपी से लेता है बाय ब्रेकिंग दिस टिल्ड बॉन्ड। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस में एटीपी से एनर्जी ले ली जाती है और सेल में जहाँ कहीं पर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो उस वक्त एटीपीज़ को तैयार कर लिया जाता है और फिर उसको सेल मुख्तलिफ़ कामों में यूज़ करता है। नाउ हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। बच्चों, आप लोगों ने इसके बारे में अर्ली क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट होता है, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, पहले तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर मैं मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी इसकी। is a process in which glucose is prepared by carbon dioxide and water
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज तैयार किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll. ग्लूकोज को तैयार किया जाता है किसके ज़रिए से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ज़रिए से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल and oxygen is released. Oxygen is released as a byproduct. This reaction is very important, in bioenergetics. ये रिएक्शन बायोएनर्जेटिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फोटो का मतलब मैंने बताया है लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। ये वो रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज तैयार किया जाता है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये कौन करता है ये प्रोसेस, ठीक है। अभी सिर्फ ये बताया है कि इस प्रोसेस में होता क्या है। ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए 4 ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर वेरी नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाएगी एज अ बाई प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन एक एडिशनल प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होता है। ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का, दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम्स, फॉर ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन बायो एनर्जेटिक्स। बच्चों, पहले तो हम ये देख लेते हैं इस रिएक्शन को वो कह रहे हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे। पाथवे का मतलब जानते हैं हम लोग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे एंड ऑल लाइफ डिपेंड ऑन दिस रिएक्शन। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसकी नहीं हो सकती कि ऑल लाइफ डिपेंड ऑन दिस रिएक्शन। बायोकेमिकल पाथवे है, असल में ये एक रिएक्शन नहीं है। हमारी बुक में उसको सम अप करके एक इक्वेशन की सूरत में उसको बताया तो जा रहा है। बायोकेमिकल पाथवे का मतलब है सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में। ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, उसको सम अप करके यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हर कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, प्रोटिस्ट में एल्गी हैं,
एल्गीज जो कि प्रोटिस्ट हैं, एंड सम बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो क्लोरोफिल रखते हैं, सम बैक्टीरिया, याद रखिएगा वही बैक्टीरिया जो सिर्फ क्लोरोफिल रखते हैं, सम बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी to perform the process of photosynthesis. बच्चों, ग्रीन प्लांट्स एक ख़ास कलर का ग्रीन पिगमेंट रखते हैं। अगर आप देखें, एल्गी आपने देखे होंगे, पानी के अंदर सब्ज़ रंग की जो काई लगी होती है, ग्रीन कलर की, अक्सर दीवारों पे भी लगी होती है, वो एक प्लांट्स लाइक लुक या कलर तो देता है, बट दैट डू नॉट कंटेन एनी रूट, स्टेम एंड लीव्स। दे आर नेम्ड एज एल्गी, दे आर वेरी सिंपलेस्ट प्लांट्स। और कुछ बैक्टीरिया ये एबिलिटी रखते हैं। क्यों ये तीनों ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया ही कुछ रखते हैं ये एबिलिटी? बिकॉज हम अगर कहें कि फ्रॉग का कलर भी तो ग्रीन होता है, अगर हम फ्रॉग सांस के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड ले ले और पानी हम उसको पिला दें और सनलाइट में बिठा दें, तो क्या वो ग्लूकोज अपने लिए बना लेगा? नेवर एवर। ये जो ग्रीन कलर है प्लांट्स का, ये एक ख़ास पिगमेंट रखता है, क्लोरोफिल। या हम अपनी ही बात करते हैं कि हम पानी पी के ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं, ग्रीन कपड़े पहन के सनलाइट में बैठ जाते हैं, तो क्या हम लाइक प्लांट्स अपने लिए ग्लूकोज बना लेंगे? नो, दिस इज़ वेरी स्पेशल प्रोसेस एसोसिएटेड विद ग्रीन प्लांट्स। ये वो प्रोसेस है जिसके ऊपर सारी की सारी लाइफ डिपेंड कर रही है, क्योंकि सोलर एनर्जी को इकोसिस्टम्स में एंटर होने का ज़रिया ये रिएक्शन है। ये वो रिएक्शन है जिसके ज़रिए से सोलर एनर्जी ऑर्गेनिजम्स में दाखिल होने जा रही है, और फिर उस एनर्जी को प्रोड्यूसर्स आर इटन बाय हर्बीवोरस। इन ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोरस खाएंगे, हर्बीवोरस को कार्निवोरस, कार्निवोरस को ओमनीवोरस खाएंगे, और इस तरह से मुसलसल एक फूड चेन की सूरत में ये फूड ने मूव करना है, एनर्जी ने मूव करना है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि all life depend on this reaction. This reaction is very important biochemical pathway. Biochemical pathway means कि ये एक complex series of reaction है, और ये इसके ऊपर सारी की सारी लाइफ जो है वो इस रिएक्शन पे डिपेंड करती है। अगर ज़मीन पर ग्रीन प्लांट्स ना होते तो ग्लूकोज ही ना तैयार होता, ठीक है? तो ये नेचर ने जो ये सिस्टम बनाया है खाने और खाए जाने का, तो उसका स्टार्ट ये रिएक्शन है, ग्लूकोज की तैयारी, ठीक है? अब इस रिएक्शन को हम समअप करके यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 in the presence of water, carbon dioxide and water in the presence of sunlight, सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, एंड क्लोरोफिल। ये दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अगर आप कहो कि कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवा के आप ग्लूकोज बना सकते हैं, तो भी पॉसिबल नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स, इन द एल्गी एंड इन सम बैक्टीरिया, glucose is synthesized C6H12O6, glucose। यहाँ पे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन एंड वाटर is produced, oxygen as a byproduct, and this is the glucose. This is the summary of the reaction. आप ये समझ लें, सम अप करके इस रिएक्शन को बताया जा रहा है।
अब इसको बैलेंस करने के लिए हम ये डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं in this way. 6 carbon dioxide molecules with 12 water molecules in the presence of sunlight and chlorophyll give us glucose. C6H12O6 glucose. ग्लूकोज का फार्मूला आपने ज़रूर याद रखना है, MCQs में भी पूछा जा सकता है। 6 कार्बन एटम है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के 6 molecules and 6 molecule of water is released here. जी बेटे, ये था इंट्रोडक्शन। एग्जाम्स में सेवरल टाइम ये बात पूछी जा चुकी है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट पैराग्राफ डेफिनेशन के लिए इनफ है, लेकिन इसके साथ ये पॉइंट आप ज़रूर ऐड कीजिएगा फ्रॉम योर सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द बुक। ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म दिस प्रोसेस, कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। और ये भी याद रखिएगा, इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक को ज़रा रिकॉल कर लेते हैं, कौन से होते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस बच्चों, डू यू रिमेंबर? हमने कहा था कि जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, दिस इज द लार्जर मॉलिक्यूल ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को होने में एनर्जी यूज होती है, एनर्जी इज यूज्ड। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इज यूज्ड, इस प्रोसेस में एनर्जी को यूज किया जा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, राइट। अब हम फर्दर देखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं और वाटर कैसे लेते हैं, कहाँ से लेंगे वाटर और कहाँ से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट तो जब वो फेस करेंगे टुवर्ड सनलाइट उनको सोलर रेडिएशंस मिलेंगी। ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडीज। आप देखते हैं हाउ इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अकर इन द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स पानी कहाँ से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो हैं रॉ मटेरियल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड and water are the raw materials. Raw material means वो मटेरियल जिसके ऊपर रिएक्शन करना है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जिन दो चीज़ों की ज़रूरत है रिएक्शन को होने के लिए, बेसिकली एनवायरनमेंट से जो चीज़ें चाहिए रॉ मटेरियल्स के तौर पे, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। Plants have different mechanisms. From environment. सबसे पहले हम देखते हैं हाउ इनटेक ऑफ वाटर अगर। इनटेक ऑफ वाटर, ठीक है जी। ग्रीन प्लांट्स पानी कैसे लेते हैं, डू यू रिमेंबर? इनटेक ऑफ वाटर। बच्चों आपने रूट्स के फंक्शन पढ़े हुए हैं। रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। अगर आप रूट की एक स्ट्रक्चर को स्टडी कर लें यहाँ पर,
like this. This is the root having different branches और इसके ऊपर different root hairs होती हैं. And this is the portion of the plant which is present inside the soil underground. This is the root, and this root hair like structures are named as, जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, these are named as root hairs. Soil में से लेते हैं through these roots and root hairs. Roots और root hairs के ज़रिए से लेते हैं by the process of osmosis. Do you remember osmosis? यहाँ पे अगेन साइड बॉक्स में डेफिनेशन भी दी गई है, मैं बता भी देती हूँ. ऑस्मोसिस क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन या डाइल्यूट सोल्यूशन, लो सोल्यूट या डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. Osmosis is the movement of water from dilute solution to concentrated solution across semi-permeable membrane. Across a semi-permeable membrane, right? अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं plants take water. ये वाटर ही नहीं होता, साथ में मिनरल्स भी होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं. ठीक है. प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम सॉइल, मट्टी में से, विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड रूट हेयर्स. Root and root hairs by the process of osmosis. आप ये समझ लो कि मट्टी के अंदर जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो लो है और रूट्स के अंदर का जो मीडियम है वहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई है. इसलिए प्लांट्स वाटर को सोइल से लेंगे रूट और रूट हेयर्स के ज़रिए से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. फिर उसके बाद दिस वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड. जब रूट्स में आ जाएगा तो फिर ऊपर की तरफ लीव्स तक पहुंचाया जाएगा. अब ऊपर की तरफ कौन पहुंचाएगा? इसको जिम्मेदार है यहाँ पर जाइलम पाई जाती है. जाइलम टिश्यूज़ हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था. दिस वाटर is transported to leaves with the help of xylem. Xylem, ठीक है जी. Plants take water from soil with the help of root and root hairs by the process of osmosis, and then this water is transported to leaves. Upper portion की तरफ इसको जाना है with the help of this xylem. पानी कैसे plants लेते हैं और कैसे leaves तक? क्योंकि leaves या green parts are the regions where the process of photosynthesis occur. जहाँ जहाँ पे ग्रीन पोर्शन है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो लीव्स हैं. ठीक है, याद रखिएगा दैट पोर्शंस आर ग्रीन इन कलर. वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी और वहाँ तक पानी को पहुँचाना जाइलम का काम है. रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करेंगे और फिर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस
प्रोसेस जिसके ज़रिए से वाटर एब्जॉर्ब होना है, ऑस्मोसिस कौन करेगा? रूट हेयर्स, और उसको ऊपर तक कौन लेके जाएगा? जाइलम। जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ये था इनटेक ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे लेते हैं जी? गैसियस एक्सचेंज के लिए हमने पढ़ा था स्टोमेटा को। तो यहाँ पर इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, अगर ये एक लीफ है और ये इसकी मिडरिब है, इसका क्रॉस सेक्शन काटा जाता है। इस लीफ का इतना पोर्शन, बहुत थिन स्लाइस लेकर उसका क्रॉस सेक्शन काटा जाता है लीफ का। जस्ट इमेजिन कि हमने ये वाला पोर्शन ले लिया है, ठीक है, सेक्शन काटा और उसको हमने माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो लीफ के अंदर जो सेल्स की डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट है वो इस तरह से है। अपर एपिडर्मस, एपिडर्मल सेल्स होती है इसके अंदर, ठीक है। और जैसे एक लीफ है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा भी एपिडर्मस से कवर है और नीचे वाला हिस्सा भी एपिडर्मस से कवर है। जो लोअर एपिडर्मस होती है उसके अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं लोअर एपिडर्मस में, विच आर नेम्ड एज गार्ड सेल्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। दीज सेल्स are named as guard cells. और यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज होता है। एंड द cells where the process of photosynthesis will occur here are named as mesophyll cells. And you can see here the intercellular spaces, खाली जगह होती हैं यहाँ पे, कुछ इस शेप में होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। These are the mesophyll cells. कुछ elongated होते हैं, having intercellular spaces, और कुछ irregular shape में इस तरह से भी होते हैं। All these are mesophyll cells. और यहाँ पे इनके सेंटर में जाइलम, क्योंकि हम ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं ना, लेंथ वाइज नहीं हमने काटा, हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है, इसलिए इसकी हमें फ्रंट व्यू जाइलम का नज़र आ रहा है। तो दैट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। मेन जो कंसर्न है वो हमारा यहाँ पर इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। This is the upper epidermis, upper epidermis, and this is the lower epidermis. These are the guard cells, and the opening controlled by these cells is named as stomata. प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज
मेन जो होता है, वैसे तो और भी चंद एक ओपनिंग्स होती है, मेन जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो स्टोमेटा है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है लीव्स के अंदर? इन स्टोमेटा के ज़रिए से एयर एंटर होती है, एयर दैट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। वो यहाँ से ये एयर जाएगी बच्चों इस जगह पे। दीज आर द इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब हवा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, इन स्टोमेटा के ज़रिए से अंदर गई, हवा अंदर गई और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक इन सेल्स की सराउंडिंग में थोड़ी सी मिकदार पानी की पाई जाती है, एक थिन फिल्म की सूरत में, एक पतली सी तय की सूरत में यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। इन सेल्स, ये बेसिकली मीजोफिल सेल्स हैं जिनके अंदर लीव्स में फोटोसिंथेसिस होनी है। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी डिफ्यूजन के प्रोसेस से यहाँ पे वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस, जो हवा अंदर गई है स्टोमेटा के ज़रिए से, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर डिफ्यूजेस इनटू थिन फिल्म ऑफ वाटर, थिन फिल्म ऑफ वाटर। वो उस पानी के ज़रिए, पानी के अंदर वो डिफ्यूज़ हो गई है और फिर वहाँ से ये एंटर हो जाएगी मीजोफिल में, एंड देन एंटर्ड इनटू मीजोफिल सेल्स। यहाँ से ये मीजोफिल सेल्स में चली जाएगी। जी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हवा के साथ जब इन इंटरसेलुलर स्पेसेस मीजोफिल सेल्स के दरमियान में जो खाली जगह है यहाँ पे आएगी तो डिफ्यूज़ करके डिफ्यूजन के प्रोसेस से पानी के अंदर चली जाएगी और फिर पानी के साथ ही वो उन मीजोफिल सेल्स के अंदर जाएगी जहाँ पे ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होना है। यहाँ पे साइड बॉक्स में स्टोमेटा की बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कहते हैं कि स्टोमेटा जो है स्टोमेटा कवर्स 1 to 2% of surface of leaf. पत्ते की जितनी भी सरफेस है उस सरफेस का सिर्फ 1 से 2% एरिया जो हिस्सा है वो स्टोमेटा उस हिस्से में पाए जाते हैं। बट मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज, ये MCQs के लिए साइड बॉक्स को मार्क करेंगे, occur through them. राइट। अब ये दोनों पॉइंट्स जो इनटेक ऑफ वाटर और इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों एज अ शॉर्ट सेवरल टाइम एग्जाम्स में आ चुके हैं। फर्स्ट सेंटेंस को आप MCQ के लिए मार्क करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपसे 3-4 ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं। यू मस्ट रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन विच रिएक्शन अकर। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, हाउ इनटेक ऑफ वाटर अकर इन प्लांट्स। तो ये पैराग्राफ 3 लाइनों का छोटा सा है। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड रूट हेयर्स थ्रू ऑस्मोसिस. This water is eventually transported to leaves through xylem vessels.
और उसके बाद है द एयर दैट एंटर्स लीव थ्रू टाइनी पोर्स स्टोमेटा reaches into air spaces present around mesophyll cells. This air carries carbon dioxide which gets absorbed into the thin layer of water surrounding mesophyll cells. From here carbon dioxide diffuses into mesophyll cells. This is the how intake of carbon dioxide occur in plants. और साइड बॉक्स को MCQ के लिए भी मार्क करेंगे. स्टोमेटा कवर ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस बट दे अलाउ मच एयर टू पास थ्रू दैम. मैक्सिमम गैशियस एक्सचेंज जो है, सबसे ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज इन्हीं ओपनिंग स्टोमेटा के ज़रिए से होती हैं. आज हमने फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट कर दिया है. इंट्रोडक्शन हमने देखा कौन करता है ये प्रोसेस और इस प्रोसेस का इंट्रोडक्शन और रॉ मटेरियल्स को डिस्कस किया. नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला हम मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे डिटेल से कि कैसे ये रिएक्शन ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है. ठीक है, अल्लाह हाफिज़. आज का लेसन अच्छी तरह से याद कीजिएगा.